नमस्कार। मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है गर्भवती सासू माँ। हद हो गई, हे भगवान, इस उम्र में यही कारनामा करना बाकी रह गया था। शर्म नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं। अब मैं अपना चेहरा बाहर कैसे दिखाऊंगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के दोस्त क्या सोचेंगे? एक पल में ही हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। दिल में नफरत और चेहरे पर गुस्सा लिए प्रकाश जोर जोर से चिल्ला रहा था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो प्रकाश इतना भड़क रहा था। दरअसल सुमन जी और जगदीश प्रसाद जी, जो कि प्रकाश के माता पिता हैं, उनका एक और बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और इसी बात को सुनने के बाद से ही प्रकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रकाश और मालती की शादी को अभी 2 ही महीने हुए हैं। जब प्रकाश ने अपनी पत्नी मालती को यह खबर दी तो क्रोध के कारण प्रकाश का शरीर कांप रहा था। लेकिन मालती की समझ में यह नहीं आ रहा था कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। पर अपने पति के गुस्से के सामने वह कुछ ना बोल सकी। मालती चुपचाप प्रकाश की बातें सुनती जा रही थी, परंतु उसके मन में एक प्रश्न कौंध रहा था कि इस सब से उनकी समाज में इज्जत क्यों खत्म हो जाएगी। मालती का पति प्रकाश अभी मात्र 24 वर्ष का है। उससे छोटी मालती की ननद है राखी। मालती के पास ससुर की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और उसकी सास की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। मालती अब तक यह समझने में असमर्थ थी कि उसका पति किस बात को लेकर इतना नाराज है। अपनी सास के साथ उसे पूरी सहानुभूति थी। वह उनसे पूछना चाहती थी कि उनका क्या खाने का दिल है, क्योंकि जब से वह इस घर में ब्याह कर आई थी उसकी सासू माँ ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा था। उसकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। मालती भी अपनी सासू माँ को बहुत पसंद करती थी, परंतु आज अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को मालती के ससुर जगदीश प्रसाद जी ने जब उन सभी को इस बारे में बात करने के लिए हॉल में बुलाया तो कोई भी उनकी बात सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। जगदीश प्रसाद जी सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब भी वे अपने बच्चों को बुलाते थे तो वो डर के मारे जल्दबाजी में तुरंत उनके सामने पहुंच जाते थे, क्योंकि वह थोड़ा डांट डपट कर बात करते थे, लेकिन दिल के बेहद नरम हैं। वह एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। मालती के आने के बाद उनका उसके साथ इतना लगाव हो गया था कि अब तो उन्हें सुबह की चाय भी उसके बिना अच्छी नहीं लगती। वह उसे हमेशा बेटी कहकर बुलाते हैं। आज जगदीश प्रसाद जी बुलाने पर भी प्रकाश और राखी दोनों में से कोई नहीं आया, तो मालती खुद ही खुद को दोषी महसूस कर रही थी कि पिता और माँ बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके बच्चे बुलाने के बावजूद उनकी बात तक सुनने नहीं आ रहे। आम दिनों में तो मालती अपनी सासू माँ और ननद राखी के साथ मिलकर नाश्ता बनाया करती थी और प्रकाश के ऑफिस लौटने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर खाना खाते और बातें करते थे। लेकिन आज सब कुछ बेकाबू था। स्थिति को संभालने के उद्देश्य से जब मालती अपने पति के पास गई और कहने लगी, सुनिए, पिताजी ने आपको बुलाया था, क्या आप भूल गए हैं? मालती की बात सुनकर प्रकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और तमतमाते हुए बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। मालती हैरान थी कि यदि वह प्रकाश की पत्नी है तो सास ससुर की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती, परंतु नई नई थी इसीलिए चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मालती के ससुर
जगदीश प्रसाद जी की आवाज़ आई, बेटा प्रकाश। परंतु प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, वह फेसबुक पर व्यस्त था। मालती ने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा तो जगदीश प्रसाद जी बोले, नहीं बेटी, अभी नहीं। मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, हॉल में आ जाओ। ऐसा कहकर वह चले गए। राखी को छोड़कर बाकी सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे। मालती ने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, परंतु उसने दरवाज़ा नहीं खोला और केवल इतना ही कहा कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। हॉल में जगदीश प्रसाद जी अपनी पत्नी के साथ सर झुकाए बैठे थे। सामने प्रकाश बैठा था और मालती उसके पास ही जाकर खड़ी हो गई। सासू माँ का चेहरा देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। एक ही दिन में उनका चेहरा सुंदर सा मुरझा गया, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। शायद बहुत रोई थी। आज वह पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उनकी हालत देखकर मालती को भी रोना आ रहा था। तभी प्रकाश ने कठोर स्वर में कहा, क्या कहना था आपको? जल्दी कहिए, मुझे काम है। प्रकाश ने कभी आज तक अपने पिताजी से इस लहजे में बात नहीं की थी। जगदीश प्रसाद जी ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तुम लोग तो सब कुछ जानते ही हो। प्रकाश गुस्से में बोला, जी हाँ, जानते हैं। तो अब तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? हम आपको क्या कह सकते हैं पिताजी? आपने कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है। मुझे तो समझ नहीं आती कि अब हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे। आप लोगों ने तो हमें कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा। अपने पति की बात सुनकर मालती कभी उसकी ओर देखती तो कभी अपनी सास ससुर की ओर, मानो उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी जगदीश प्रसाद जी बोले, क्या हमारे कारण तुम लोगों को बाहर निकलने में शर्म आ रही है? तभी प्रकाश ने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, और नहीं तो क्या, मेरे अपने मित्र हैं, राखी की सहेलियां हैं, मालती के मायके वाले हैं, वह सब लोग क्या कहेंगे? सोच कर ही शर्म के कारण मेरा सर झुका जा रहा है। बेटे को इस तरह बात करते देख सुमन जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मालती ने झट से उन्हें अपने गले लगा लिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, परंतु प्रकाश बोलता गया, यह सब कारनामे करने के बाद अब आप लोग हॉल में हम सभी को बुलाकर सभा बैठा रहे हैं। लेकिन पिताजी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं केवल अपने तरीके से जीऊँगा और आप अपने तरीके से। राखी क्या करेगी वो खुद जाने। जगदीश प्रसाद जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उधर सुमन जी की आंखों की आंसुओं की धारा रुकी नहीं रही थी। तभी जगदीश प्रसाद जी बोले, मतलब यह कि तुम घर की रसोइयां बांटना चाहते हो? प्रकाश तपाक से बोला, मुझे इन औरतों वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु मैं आपके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। जगदीश प्रसाद जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तो ठीक है, यदि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव वाले मकान में चले जाते हैं। इतना एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप बहुत जगहसाई कर चुके हैं। यह कहकर प्रकाश अपने कमरे में वापस चला गया। इधर हॉल में बैठे दोनों माता पिता अपने बच्चों का व्यवहार देखते हुए अपराध बोध ग्रस्त होते जा रहे थे। इसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु घर में और पहले जैसी रौनक नहीं थी। प्रकाश और राखी दोनों भाई बहन अपने माता पिता से बात नहीं करते थे, केवल अपने कमरे तक ही सीमित रहते थे। यदि किसी कारण से उनका आमना सामना हो भी जाता तो वे दोनों अपने माता पिता को ही गुस्से और नफरत भरी निगाह से देखते। ऐसी स्थिति में यदि कोई उनकी हालत को समझ पा रहा था तो वह केवल उनकी बहू मालती ही थी, जो उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, उनके साथ हाल चाल बांटती, अपनी सास के बालों में तेल लगा देती। परंतु मालती ने महसूस किया कि उसकी सासू माँ पहले जैसी चुस्त नहीं रही थी। मालती और जगदीश प्रसाद जी उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं, परंतु ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। प्रकाश को यह कतई पसंद नहीं था कि मालती उसके माता पिता के लिए
कुछ करे, इसलिए उसके रहते वह चाह कर भी उनके पास नहीं जा सकती थी। समय बीतते बीतते 7 महीने हो चुके थे। एक दिन अचानक सुमन जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पैरों में सूजन आ गई थी, कुछ खा भी नहीं रही थी। उल्टियाँ होने के कारण शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि चल फिर भी नहीं सकती थी। जगदीश प्रसाद जी को अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, इसलिए वह बिना थके उनकी सेवा में लगे रहे। कभी तो अपनी पत्नी की पैर दबाते, कभी उन्हें अपने हाथों से खिलाते। उल्टी भी हो जाती तो भी साफ कर देते। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्यार देखकर मालती आश्चर्यचकित सी रह गई। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रकाश और उसकी बहन राखी का दिल बिल्कुल नापसीजा। एक दिन मालती के पास उसकी माँ का फ़ोन आया और बोली कि कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। मालती ने बड़ी हैरानी से कहा, यह क्या कह रही हो माँ? अपनी सासू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? मालती, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उसके बाद उनका बच्चा भी पालोगी। तुम्हारा अपना भी तो परिवार है, उसके बारे में तो कुछ सोचो। परंतु माँ, तुमने ही तो मुझे हमेशा समझाया है कि मेरा ससुराल ही अब मेरा परिवार है, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों? मुझे केवल इतना मालूम है कि आज मेरी सास को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। इतना कहकर मालती ने माँ की कोई और बात सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। अक्सर आस पड़ोस वाले उन लोगों को हंसी मजाक बनाया करते थे। एक दिन बगल वाली आंटी ने मालती को देखते हुए कहा, एक बात बताओ बहू, क्या तुम्हारी सास का पाँव भारी है? तभी मालती ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, सही सुना है आपने आंटी, इस उम्र में यह सब करते हुए? आंटी हंसने लगी तो मालती ने उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है? फिर मेरी सासू माँ तो इस मामले में बड़ी भाग्यशाली हुई। ऐसा कहते हुए मालती जाने लगी तो पीछे से आवाज़ आई, लगता है सासू माँ के प्यार का रंग कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है तुम पर। तभी उनके पास खड़ी एक और औरत ने भी कहा, यह दिन देखने ही बाकी रह गए थे। मालती को उनकी बातें सुनकर गुस्सा चढ़ा, परंतु किसी बात का जवाब ना देते हुए घर लौटना ही बेहतर समझा। आज बहुत तेज़ बरसात हो रही थी तो मालती ने सोचा कि इस बरसात में गर्मा गर्म छोले पूरी सबको अच्छे लगेंगे। ख़ास तौर पर उसकी सासू माँ और उसके पति प्रकाश के तो फेवरेट हैं। आज मालती ठान चुकी थी कि वह परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ खाने की मेज़ पर बिठाकर खाना परोसेगी। आज प्रकाश और राखी को भी शक्ति दिखाकर उन्हें उनके माता पिता के पास बैठाएगी। अभी यह सब सोचकर थोड़ी ही मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी कि अचानक जगदीश प्रसाद जी रसोई घर में आए और बोले, बेटी, हमारे कमरे में आना, तो लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ को क्या हुआ पिताजी? कहते हुए मालती उनके कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द से कराह रही थी और ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेती जा रही थी। वह पसीने से भीग चुकी थी। डर के मारे मालती के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि इस मामले में उसे कोई अनुभव नहीं था। दौड़कर सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, क्या बहुत तकलीफ़ हो रही है माँ? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम अभी आपको अस्पताल लेकर जाते हैं। आप बस भगवान को याद करो। बेटा, अभी के अभी प्रकाश को फ़ोन करो, वह ऑफिस की गाड़ी से जल्दी आ जाएगा। जगदीश प्रसाद जी ने मालती से कहा तो मालती ने तुरंत मोबाइल उठाकर प्रकाश को फ़ोन लगाया। बेल जाती रही, परंतु प्रकाश ने फ़ोन नहीं उठाया। ना जाने कितनी बार उसने फ़ोन किया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घबरा कर मालती ने राखी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। राखी, जल्दी आओ, माँ की हालत बिगड़ गई है। यह बात सुनकर राखी बहुत डर गई और पूछा, क्या हुआ भाभी?
परंतु मालती हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह बस इतना कह कर आई कि माँ की तबीयत खराब है, तुम्हारे भैया को फ़ोन किया तो उठा नहीं रहे। यह सुनते ही राखी अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो पिताजी उनके पैरों के तलवे की मालिश कर रहे थे और मालती को देखते ही बोले, प्रकाश ने क्या कहा बिटिया, क्या वह आ रहा है? नहीं पिताजी, वह फ़ोन नहीं उठा रहे। तभी जगदीश प्रसाद जी बिना कुछ कहे जल्दी से अपना कुर्ता पहनकर बाहर निकल गए। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? मालती ने पूछा तो वह बोले, ऑटो रिक्शा ढूंढने जाता हूँ, तुम यहीं अपनी माँ का ख्याल रखो। लेकिन पिताजी बाहर तो तेज़ बारिश है। पर बेटी मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी भीगी आंखें पोंछे और तेजी से बाहर निकल गए। इधर मालती और राखी माँ का ख्याल रखने लगे। मालती ने देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से काँप रही थी। तभी पास में बैठी राखी रोने लगी। मालती ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा तो उसने तुरंत गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, परंतु आज मुझे उनकी यह हालत देखकर खुद से ही घृणा हो रही है। माँ की इस हालत की जिम्मेदार केवल मैं हूँ। भाभी, क्या वह हमें माफ़ कर देंगी? बताओ ना, वह पहले की तरह स्वस्थ तो हो जाएंगी ना? सब ठीक करेंगे, तुम केवल उनसे प्रार्थना करो कि वह माँ को जल्दी स्वस्थ कर दे। इस समय सुमन जी ने राखी को अपने पास बुलाया। राखी एक छोटे बच्चों की तरह उनके पास अपना सिर रख कर रोने लगी। सुमन जी ने इस हालत में भी उसके सिर पर हाथ रखकर थपथपाया। इधर मालती अपने पति को फिर से फ़ोन करने लगी, परंतु फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी मालती को ध्यान आया कि उसका मायका उसका ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत अपने मायके में फ़ोन किया। माँ, भैया कहाँ हैं? मेरी सासू माँ की हालत बहुत ख़राब है। आप भैया को उनकी कार के साथ तुरंत भेज दो, अस्पताल लेकर जाना है। यह बात सुनकर उसकी माँ भी कुछ बेचैन हो गई। फिर कहा, लेकिन तुम्हारा भाई तो आज सुबह से ही अपनी कार से शहर से बाहर गया है। मालती की यह उम्मीद भी खत्म हो गई। वह तुरंत अपनी सासू माँ के पास दौड़ी। तभी राखी बोली, भाभी, माँ की हालत बिगड़ते जा रही है। 10 मिनट में ही जगदीश प्रसाद जी वापस लौटे और आते ही कहा, क्या प्रकाश वापस आ गया? यह सुनते ही मालती ने अपना सर झुका लिया। नहीं पिताजी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। मालती बेटी, मैं ऑटो लेकर आया हूँ, तुम लोग अपनी माँ का सहारा देते हुए सड़क तक ले आओ। सब लोग जैसे तैसे सुमन जी को ऑटो तक लेकर आए। जगदीश प्रसाद जी ऑटो ड्राइवर के पास में बैठे थे और वे तीनों ऑटो में पीछे बैठे थे। जगदीश प्रसाद जी बार बार मुड़ मुड़ कर सुमन जी की ओर देख रहे थे। उधर बारिश भी तेज होने लगी। आज न जाने इन्हें छोटा सा रास्ता भी ना लंबा क्यों लग रहा था। करीब 20 मिनट के बाद जब अस्पताल पहुँचे तो उन्हें तुरंत आपातकालीन विभाग में भर्ती करवाया गया। मालती ने अपने ससुर जी को चिंतित देखते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। उधर राखी अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जल्दी से जल्दी सुमन जी का ऑपरेशन करना होगा। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया गया तो जान को भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर जगदीश प्रसाद जी एकदम खामोश कुर्सी पर बैठे ही रह गए। तभी मालती ने उन्हें संभालते हुए कहा, पिताजी आप हिम्मत रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। तभी जगदीश प्रसाद जी ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़े हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो उचित लगे वह कीजिए, बस मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने केवल इतना ही कहा कि बच्चा प्री मैच्योर है और हालात क्रिटिकल है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जगदीश प्रसाद जी चुपचाप यह बातें सुनते रहे।
मालती अपने ससुर जी को लेकर काउंटर पर गई और सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगी। घर से चलने से पहले उसने अपने पर्स में कुछ पैसे भी उठा लिए थे जो यहाँ काम आ गए। यह देखकर जगदीश प्रसाद जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, तुम्हारा मुझ पर इतना कर्ज है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। तभी सुमन बोली, पिताजी, आप मुझे बेटी भी कहते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को मेरा कर्जदार कहकर मुझे बेगाना भी कर देते हैं। बस आप अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर जगदीश प्रसाद जी की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें उनके गाल पर लुढ़क गई। ऑपरेशन चल रहा था और सभी बाहर इंतजार में बैठे थे। प्रकाश को फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश की, परंतु वह अभी तक स्विच ऑफ ही था। करीब 1 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। मालती और राखी दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया किया। लेकिन तभी जगदीश प्रसाद जी ने डॉक्टर से पूछा, और मेरी पत्नी, वो कैसी है? यह बात सुनकर डॉक्टर चुप रह गए। जगदीश प्रसाद जी डॉक्टर की चुप्पी से घबरा गए और बोले, कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर ने धीरे से कहा कि उनकी हालत अभी क्रिटिकल है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। जगदीश प्रसाद जी की तो जैसे काटो तो खून नहीं, कपकपाती पैरों से कुर्सी पर धम से आकर बैठ गए। कुछ देर बाद नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर मालती उठ खड़ी हुई। तभी नर्स बच्चों का लेकर ऑपरेशन रूम से बाहर आई। मालती ने तुरंत उसे अपनी गोद में लिया और पल भर में ही बच्चा चुप हो गया। छोटे नन्हे हाथों से उसने मालती के दुपट्टे को कस कर पकड़ लिया और मालती उसे देखकर मुस्कुराने लगी और राखी से बोली, क्या तुम इसे गोद में नहीं लोगी? तभी राखी ने कहा, पहले पापा को दिखाओ। भाभी जगदीश प्रसाद जी को अपने बेटे को देखकर उठ खड़े हुए, उसे बड़े प्यार से देखा और फिर उसे गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगे। यह देखकर मालती और राखी भी खुद को रोने से रोक नहीं पाई, लेकिन बच्चा अपने पिता की शरण में आकर चैन की नींद सो गया था। काम के वक्त जब प्रकाश घर पहुंचा तो देखा घर पर कोई नहीं था। किसी को ना पाकर उसका दिल अनजाने से डर से कांप उठा। फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर ऑन किया तो देखकर हैरान था कि मालती की 10 मिस्ड कॉल थी। जैसे ही फ़ोन लगाकर पूछने लगा, इसी समय उसके पिता जगदीश प्रसाद जी का फ़ोन आया। प्रकाश बेटा अभी तक अपने पिताजी से नाराज़गी के कारण बात नहीं कर रहा था। परेशान और चिंतित होते हुए तुरंत बोले, हेलो पिताजी, कहाँ हैं आप सब? माँ तो ठीक है ना? बेटा हम यहाँ अस्पताल में हैं। तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, हमारी अलमारी के लॉकर में तुम्हारी माँ के सारे रिपोर्ट्स रखे हैं। तुम मुझे रिपोर्ट्स को लेकर जल्दी से यहाँ पहुँचो। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। प्रकाश ने जल्दबाजी में माँ पिताजी की अलमारी खोलकर लॉकर का ताला खोला, लेकिन लॉकर में बहुत से कागज़ पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था। हड़बड़ाहट में माँ के रिपोर्ट्स ढूंढते ढूंढते सारे कागज़ ज़मीन पर बिखर गए। तभी प्रकाश की नज़रें एक कागज़ पर पड़ी जो शायद उसकी माँ के डायरी का एक पन्ना था। प्रकाश ने उत्सुकतावश उस कागज़ को उठाया। उस पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर प्रकाश की तो जैसे जान ही निकलने लगी। पन्ने पर लिखा था, कमला हमारे घर के सदस्यों की तरह थी। ना जाने उसकी किस्मत में ही इतने दुख क्यों लिखे थे, जो माँ बाप तो उसके पहले से ही नहीं थे। कुछ महीना पहले पति की भी मृत्यु हो गई है और आज वह खुद भी कैंसर की बीमारी से जंग हार गई। लेकिन जाने से पहले अपने 3 महीने के नन्हे से बेटे को हमारी गोद में डालकर चली गई। कैसे भूल सकती हूँ उसके वह आखिरी शब्द, मालकिन आज तक आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, आज बस एक और एहसान कर दीजिए मुझ पर, अपना बच्चा प्रकाश मैं आपके हवाले करके जा रही हूँ। इतना ख्याल रखना, भगवान आपका भला करे। मैं भी इसे वचन दिया था कि हम उसके बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालेंगे।
और उसे यह पता तक नहीं लगने देंगे कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उस कागज़ को पढ़कर प्रकाश पसीने से तरबतर हो गया और धम से ज़मीन पर बैठ गया। जिन माँ बाप को आज तक मैं इतनी बातें सुनाता आया था, दरअसल वह दोनों तो मेरे माँ बाप थे ही नहीं, परंतु फिर भी उन्होंने इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया था। मुझे यह सोच सोचकर प्रकाश की जैसे जान ही निकलती जा रही थी। लेकिन फिर उसे अचानक माँ की हालत और स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा हुआ, तो खुद को संभालते हुए जल्दी से रिपोर्ट्स ढूंढकर अस्पताल के लिए निकला। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा तो देखा कि सभी डॉक्टर्स की टीम उसकी मां का इलाज करने में जुटी हुई थी। जगदीश प्रसाद जी बौखलाए हुए उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और उसके गले लगकर रोने लगे। उसने पिताजी के आंसू पोंछे। इस समय प्रकाश ने देखा कि एक नर्स दौड़ती हुई आ रही है। उसका दिल घबराने लगा और कपकपाती आवाज़ में पूछा, सिस्टर क्या हुआ? माँ की हालत तो ठीक है ना? जी देखिए, शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण पेशेंट की हालत अभी क्रिटिकल है। उन्हें चढ़ाने के लिए तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका है। इस समय प्रकाश बोला, तो फिर परेशानी क्या है? मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। आप जल्दी से मेरा ब्लड लेकर उन्हें चढ़ाने का इंतज़ाम कीजिए। जब प्रकाश ब्लड डोनेट करके केबिन के बाहर आया तो मालती के हाथों में नवजात को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। तभी मालती ने कहा, क्या इसे उठाएंगे नहीं? उसने नन्हे को अपने हाथों से उठाया और आंसू भरी आंखों से उसे निहारने लगा। कुछ समय उसे लगातार यूं ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब उन्हें सुमन जी से मिलने की इजाज़त मिली तो मालती और प्रकाश माँ से मिलने के लिए गए। नन्हा प्रकाश के हाथों में था। प्रकाश को देखते ही सुमन जी के चेहरे पर एक मुस्कान और तसल्ली के भाव उभर आए, लेकिन प्रकाश अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा और आत्मग्लानि भरे स्वर से बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। सुमन जी ने बड़े प्यार से कहा, बेवकूफ़ लड़के रो मत, मैं तुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। फिर इशारे से प्रकाश और मालती को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर मुन्ने को चुम्मा और प्रकाश से बोली, मेरी वजह से तुमने अपना सम्मान खोया है। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, लेकिन यह मासूम बच्चा तुम्हारा अपना ही है। इसे कभी अपेक्षा मत करना और इसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। इसका ध्यान रखना, लापरवाही मत करना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ की यह बात सुनकर प्रकाश का सीना काँप उठा। मालती, माँ यह क्या कह रही है? वह हमें छोड़कर कहाँ जाएगी? माँ, इस बच्चे का मैं अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। आप चिंता मत कीजिए। अब यह आपका नहीं, मेरा बेटा है, लेकिन आप हमें छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगे, समझिए आप। उधर बाहर कुर्सी पर बैठे जगदीश प्रसाद जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और आँखें उन्हें सहारा दे रही थी कि तभी प्रकाश पागलों की तरह केबिन से दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। जगदीश प्रसाद जी ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। कुछ ही पलों में वही एक डॉक्टर के पास लौट सभी उसके पीछे पीछे गए। डॉक्टर ने सुमन जी को चेक किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि सुमन जी अब इस दुनिया में नहीं रही। प्रकाश अपनी माँ के पास फर्श पर घुटनों पर बैठ गया। अपनी माँ के दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर चूमने लगा और चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। तुम इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ माँ। कितनी अजीब बात है ना, जब कोई हमसे बेइंतहा प्यार करता है
तो हम उसके प्यार को समझ नहीं पाते, उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन जब वही शख्स चला जाता है तब हम उसके प्यार की गहराई को समझ पाते हैं। अंत में सुमन जी मौत से ज़रूर हार गई, लेकिन उनका प्यार जीत गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।